नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर सीरीज द नाइट एजेंट इस हफ्ते अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है। जी, सीजन 2 के आखिर में किए गए वादे के मुताबिक इस बार भी कई बड़े दांव हैं। कुख्यात जैकब मोनरो के देश के सबसे बड़े अधिकारी तक आसान पहुंचे हैं क्योंकि उसने अकेले ही गवर्नर हेगन को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने में मदद की थी। नाइट एजेंट पीटर सदरलैंड अपने नाइट एक्शन बॉस कैथरीन वीवर के निर्देश पर मोनरो के संपर्क करने का इंतजार करता है। लेकिन जब आखिरकार वो कॉल आती है तो ये पीटर और पूरे देश के लिए और भी ज्यादा खतरा लेकर आती है। हालांकि सीजन 3 अभी भी कई हिस्सों में उथला और सुविधाजनक है, लेकिन इसके दमदार एक्शन दृश्यों के लिए इसे पूरे अंक मिलने चाहिए और ये निश्चित रूप से देखने लायक है। तो स्पॉइलर चेतावनी के साथ आइए जानते हैं कि सीजन 3 में क्या हुआ। सीजन 3 किस बारे में है? द नाइट एजेंट सीजन 3 की शुरुआत जुआन डोलियो डोमिनिकन रिपब्लिक से होती है, जहां नायक पीटर सदरलैंड एक खास मिशन के लिए जाता है। पीटर की मुलाकात माइकल और सैंडर नामक एक जोड़े से होती है और तय किए गए समझौते के अनुसार वो उनसे कई मिलियन डॉलर में अमेरिकी मिसाइलें खरीदता है। डाके वो अभी भी राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने वाले गुप्त नाइट एक्शन स्पेशल स्क्वाड का सदस्य है। पीटर स्पष्ट रूप से खरीदार होने का नाटक कर रहा है ताकि वो जोड़े के खिलाफ ठोस सबूत जुटा सके। जैसे ही वो उस इलाके से निकलता है, वो एफबीआई टीम को सूचित करता है जो सिग्नल का इंतजार कर रही होती है, और वे तुरंत माइकल और सैंडर को गिरफ्तार कर लेते हैं। पीटर को अभी भी ये याद सताता है कि खुफिया विभाग में काम करने के बाद उसके पिता ने देश के साथ किस तरह गद्दारी की थी। वो ऐसे लोगों की मानसिकता को समझना चाहता है जो अपने देश के खिलाफ जाते हैं। वो माइकल और सैंडन से अमेरिकी मिसाइलें बेचने के उनके फैसले के बारे में पूछता है, क्योंकि वे दोनों पेंटागन में उच्च पदस्थ कर्मचारी हैं और इसलिए उन्हें मिसाइलों तक पहुंच मिली। और इस जोड़े का कहना है कि देश की खातिर उन्हें जो खतरनाक रहस्य और जानकारी रखनी पड़ी, उसने कई तरह से उनके जीवन पर गंभीर असर डाला, और इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें जितना दिया जा रहा है उससे ज्यादा उन्हें मिलना चाहिए। पीटर को शायद यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो जो करने जा रहा है उसे एक दिन विश्वासघात के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि उसे कुख्यात ब्रोकर जैकब मोनरो के साथ मिली भगत करनी है। कैथरीन वीवर के आदेश पर पीटर ने मोनरो द्वारा दिया गया फोन अपने पास रखा था, क्योंकि नाइट एक्शन बॉस चाहता था कि वो सूचना दलाल के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाए। मोनरो के पास मौजूद विशाल डेटा से अमेरिकी सरकार को कई तरह से फायदा हो सकता है, और इसलिए पीटर उस फोन कॉल का इंतजार कर रहा था जिसका वादा ब्रोकर ने किया था। आखिरकार कॉल आ ही जाती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति के बीच जब पीटर ने एक वित्तीय विश्लेषक को बचाया था जिसका किसी तरह से हाल ही में हुए आतंकवादी हमले से संबंध था, जिसमें एक अमेरिकी हवाई जहाज को मार गिराया गया था। पीटर और उसके बॉस जानते थे कि जैकब मोनरो इन सभी मामलों में किसी न किसी रूप में शामिल है, और इसलिए वे पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हत्याओं के पीछे का अपराधी कौन है? सीजन 3 की शुरुआत में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं जो आगे चलकर कहानी का केंद्र बन जाती हैं। पहली घटना है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क या फिनिंसन के एक जूनियर एनालिस्ट का गायब हो जाना, क्योंकि उसे एक गोलीबारी की घटना का मुख्य संदिग्ध पाया गया था। जे बोत्रा ने अपने सुपरवाइजर बेंजामिन वॉलिस को उसके अपार्टमेंट में मार डाला था, फिनिंसन के गोपनीय दस्तावेज चुरा लिए थे और फिर देश छोड़कर भाग गया था। पीटर जे को इस्तांबुल में ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है, जहां एनालिस्ट चोरी किए गए दस्तावेज इसाबेल डे लियोन नाम की एक पत्रकार को सौंप देता है, जो अमेरिकी वित्त पत्रिका फाइनेंशियल रजिस्टर के लिए काम करती है। दूसरी घटना जो अमेरिका को और भी ज्यादा झकझोर कर रख देती है वो है हवाई जहाज की उड़ान प्यूमा 12 पर हुआ आतंकवादी हमला, जिसमें विमान को मिसाइल से आसमान से गिरा दिया गया। अधिकारियों को तुरंत पता चल जाता है कि लैटिन अमेरिकी आतंकवादी समूह ला फुएजा डे ला सोबेरानिया LFS और उनके नेता राउल जपाटा इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें 157 अमेरिकी मारे गए थे। दोनों घटनाओं के बीच संबंध सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि पूरी तस्वीर शो के अंत तक ही साफ हो पाती है। राउल जपाटा और उसके ग्रुप LFS का वॉलकॉट कैपिटल नाम के एक अमेरिकी बैंक में एक सीक्रेट अकाउंट, या यूं कहें कि एक तरह का क्रिप्टो वॉलेट था, जिसके जरिए वे आसानी से दुनिया भर में पैसे भेज सकते थे और उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकते थे। ये बैंक अमेरिका में कई लोगों और संस्थानों को अवैध धन शोधन में मदद कर रहा था और मूल रूप से वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र था। लेकिन जब वॉलकॉट कैपिटल में किसी ने धोखाधड़ी की गतिविधियों को छिपाने में गलती की, तो फिनिंसन ने लेन देन को चिन्हित किया और जे बोत्रा वॉलकॉट कैपिटल में चल रही भ्रष्ट गतिविधियों को नोटिस करने वाला कर्मचारी था। जब जे ने इस मामले पर अपने सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश की तो बेंजामिन वॉलिस ने उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलत लोगों से पंगा न ले ले। जे ने आत्मरक्षा में वॉलिस को गोली मार दी, लेकिन उसे हत्यारा मान लिया गया और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। चूंकि LFS ने फ्लाइट प्यूमा 12 हमले को अंजाम देने के लिए वॉलकॉट कैपिटल में अपने खाते का इस्तेमाल किया था और जे द्वारा तैयार की गई फिनिंसन रिपोर्ट
वित्तीय घोटालों में उनकी संलिप्तता को उजागर करती। इसलिए बैंक सबसे अधिक जोखिम में था और इसके शीर्ष स्तर के अधिकारियों में से एक फ्रेया मायर्स ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। मायर्स ने एक पेशेवर हत्यारे की सेवाएं ली, जिसे केवल पिता के रूप में जाना जाता था, ताकि इसमें शामिल सभी लोगों का सफाया हो सके, ताकि वॉलकॉट कैपिटल को संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट एस से ना जोड़ा जा सके। वॉलकॉट कैपिटल के अनुपालन अधिकारी वर्नन टाइविक ने ऐसा दर्ज किया था जिससे बैंक के खिलाफ संदेह पैदा हुआ था, और हालांकि उसे इस गलती के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों के बारे में और अधिक खुलासा होने का खतरा था। इसलिए मायर्स ने टाइविक को मारने के लिए पिता को भेजा और फिर उसे फिनेंशियल विश्लेषक जे बोट्रा के पीछे भी भेजा। इसाबेल के बॉस और फाइनेंशियल रजिस्टर में संपादक माइक फाना वॉलकॉट कैपिटल द्वारा कई अमेरिकी संस्थानों और कंपनियों के लिए धन शोधन के बारे में विवरण उजागर करने के करीब थे, जिनमें से कई केवल इन धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बनाए गए नकली शेल थे। पिता को माइक और उसके सूत्र एक बड़े राजनीतिज्ञ सीनेटर जॉर्ज लैंसिंग को मारने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वे दोनों बहुत कुछ जानते हैं। इस बीच पिछले सीजन में पेश किया गया कुख्यात खुफिया डीलर जैकब मोनरो वॉलकॉट कैपिटल का एक ग्राहक था, क्योंकि उसके गैरकानूनी काम के कारण उसका भी लॉन्ड्रिंग और गबन में हाथ था। लेकिन मोनरो के मन में अब एलएफएस और राहुल जैप्टा के बारे में जानकारी हासिल करने का एक बहुत ही खास लक्ष्य था। जब उसे पता चला कि आतंकवादी ने भी उसी बैंक का इस्तेमाल किया था, तो मोनरो को जाहिर तौर पर फिनेंशियल की स्थिति के बारे में पता था, और इसलिए उसने जे को पकड़ने के लिए पीटर और नाइट एक्शन के साथ एक सौदा किया, ताकि वह विश्लेषक का इस्तेमाल करके फ्रेया मेयर्स को ब्लैकमेल कर सके और वो जो जानकारी चाहता है उसे उजागर कर सके। इस्तांबुल में वॉलकॉट कैपिटल द्वारा भेजे गए गुंडों से जे को बचाने के बावजूद पीटर को अपने वरिष्ठों के आदेश के अनुसार भ्रष्ट अमेरिकी अधिकारियों के बारे में जानकारी के बदले में उस युवक को मोनरो को सौंपना पड़ता है। मोनरो अनिवार्य रूप से जे से वॉलकॉट कैपिटल के बारे में सारी गंदगी खोदता है और फिर मेयर्स को धमकी देता है। कार्यकारी अपने बैंक की नीति के प्रति सख्त रहती है कि वो अपने ग्राहकों के बारे में कभी भी जानकारी नहीं देती है, और न ही उनके पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाता। ये तब होता है जब मेयर्स जैकब मोनरो के साथ साथ खोजी पत्रकार इसाबेल डे लियोन और पीटर सदरलैंड पर भी हमला करने का आदेश देता है, जो पहले से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। पोर्टस और उसकी पत्नी कैसे शामिल हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति रिचर्ड हेगन और उनकी पत्नी जेनी भी इस मामले में शामिल हैं, क्योंकि जैकब मोनरो के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। क्योंकि ये मुख्य रूप से जेनी थी जो कई वर्षों से मोनरो के साथ जुड़ी हुई थी, और जब उसे पता चला कि उसके पति राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले हैं, तो वह मोनरो के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई, जिससे रिचर्ड राष्ट्रपति बन गए। और बदले में सूचना दलाल ने सीधे व्हाइट हाउस के अंदर से खुफिया जानकारी मांगी। जैसा कि पोर्टस ने अच्छी तरह से कहा, जेनी ने शैतान के साथ एक सौदा किया था, लेकिन उसे गंभीरता से विश्वास नहीं था कि वह अपने बकाया की मांग करने के लिए वापस आएगा। लेकिन हुआ यही जब जैकब मोनरो ने रिचर्ड हेगन को राष्ट्रपति पद पर बिठाने के बाद राष्ट्रपति के डेली ब्रीफ की फोटो और दूसरे गोपनीय दस्तावेजों की मांग शुरू कर दी। जेनी ने शायद कुछ समय तक आदेशों का पालन भी किया, लेकिन अचानक उसे पता चला कि फ्लाइट प्यूमा 12 पर हुए एलएफएस हमले में मोनरो का नाम कॉमन बैंक अकाउंट और क्रिप्टो वॉलेट की वजह से जुड़ रहा है। इसलिए उसने तुरंत उस आदमी से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया। मोनरो से नाता तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस आदमी के जरिए व्हाइट हाउस से मोनरो तक सारी गोपनीय जानकारी जा रही थी, वो भी इस व्यवस्था पर निर्भर था। व्हाइट हाउस के बटलर ब्रायन मॉट को अपने बच्चे के कैंसर के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मोनरो ने इस गंदे काम के बदले उसे पैसे देने की पेशकश की। इसलिए जब जेनी ने व्यवस्था का सम्मान करने से इनकार कर दिया, तो मॉट ने उसे तस्वीरें देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, और लोटस ने ऐसा दिखावा किया जैसे उस पर हमला हो रहा है, जिससे चेल्सी एरिंगटन ने मॉट को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। इस प्रकार फ्लोटस अप्रत्यक्ष रूप से एक कर्मचारी की मौत के पीछे का कारण है। और राष्ट्रपति जोड़े के लिए सबसे बुरी बात यह है कि मोनरो और वॉलकॉट कैपिटल के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं। जेनी हिगन की अपनी चैरिटी का इस्तेमाल अपने पति के राजनीतिक अभियानों के लिए अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए किया गया था। इसलिए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और इसलिए वे एडम का उपयोग करते हैं, जो एक बार रिचर्ड हेगन के साथ सेना में सेवा कर चुका है, ढीले सिरों को काटने के लिए उसे चेल्सी को भी मारने का आदेश देता है। क्या जैकब मोनरो के इरादे वाकई बुरे हैं? नाइट एजेंट सीजन 3 जैकब मोनरो को एक बैक स्टोरी भी देता है, जो वास्तव में उसकी मंशा को अचानक बदलने की कोशिश किए बिना चरित्र में परतें जोड़ता है। मोनरो अभी भी एक दुष्ट व्यक्ति है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने और मारने से नहीं हिचकिचाता है, और वो वास्तव में इस सीजन की शुरुआत में नाइट एक्शन हैंडलर कैथरीन वीवर की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है।
लेकिन इस बात का एक जवाब है कि वो इतना क्रूर और खूनी क्यों हो गया था। हालांकि उसके लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके बहुत ही संदिग्ध हैं, लेकिन क्या उसका अंतिम इरादा वाकई बुरा है, ये बहस का विषय है। 1995 में जैकब मोनरो पहली बार एक व्यापारिक यात्रा पर मैक्सिको सिटी गया था, क्योंकि उस समय वो अमेरिका में एक वकील के रूप में काम कर रहा था। उसके नियोक्ताओं ने मोनरो को राउल सपाटा नामक एक मैक्सिकन व्यापारी से मिलने के लिए कहा था, क्योंकि वे उसके व्यापारिक व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीदना चाहते थे। हालांकि मोनरो मैक्सिको सिटी में जपाटा के साथ एक सौदे पर बातचीत करने की योजना के साथ बस गया था और उसकी कंपनी के संचालन प्रमुख सोफिया डे लेओन के करीब हो गया था। लेकिन जल्द ही कोई और उसके पास आया। कोस्टा नाम की एक महिला ने अचानक एक दिन उसके होटल में उससे मुलाकात की और खुलासा किया कि वह एक CIA एजेंट है जिसे गद्दार के बारे में जानकारी खोजने की जिम्मेदारी दी गई है। उस समय CIA को पता चल गया था कि राउल जपाटा बंदूक और ड्रग्स के व्यापार में शामिल था, और इसलिए कोस्टा ने मोनरो को इस संदेह की पुष्टि करने के लिए सबूत खोजने के लिए मजबूर किया। हालांकि CIA का इरादा जपाटा को गिरफ्तार करना नहीं था। अमेरिकी एजेंसी उसके खिलाफ सबूतों के दम पर उससे पैसे ऐंठना चाहती थी, ताकि वो उन्हें अवैध रूप से बंदूकें बेचने के लिए राजी हो जाए। अमेरिकी सरकार ने हथियारों और गोला बारूद के बजट में कटौती कर दी थी, जिसके कारण CIA और अन्य एजेंसियों को अवैध स्रोतों से बंदूकें चाहिए थी। इसलिए जैकब मोनरो को दोनों तरफ से विलेन बनाया गया था। और हालांकि वो इस समय तक सोफिया से प्यार कर चुका था और वो गर्भवती भी हो गई थी, फिर भी उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। जापाटा ने सोफिया को बंधक बना लिया और कुछ समय बाद उसने इसाबेल को जन्म दिया। लेकिन मोनरो को उससे और उनकी बेटी से दूर रहना पड़ा। लगभग 10 साल बाद जब मोनरो संयुक्त राज्य अमेरिका में आराम से बसने में कामयाब हो गया, तो वो कोस्टा की तलाश में गया और उससे सोफिया की मौत का राज उगलवाने के लिए मजबूर किया। लेकिन इसाबेल अभी भी अमेरिका में रहती थी। मोनरो ने इसाबेल से मुलाकात की और उसकी शिक्षा और उसके जीवन का खर्च उठाकर एक पिता की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत तक जैकब मोनरो का मुख्य इरादा जापाटा को मारना था, जिसे वह अपनी प्रेमिका सोफिया से अलग होने के लिए जिम्मेदार मानता है। यही कारण है कि वो चाहता है कि फ्रेया मायर्स आतंकवादियों के ठिकाने का खुलासा करे। लेकिन अंततः मोनरो हेगन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है और इसलिए राष्ट्रपति के निर्देश पर एडम द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या सच आखिरकार सामने आ पाएगा? हालांकि मोनरो मर चुका है, लेकिन वो एक वेबसाइट का डिजिटल पता, या यूं कहें कि एक क्लाउड स्टोरेज ड्राइव छोड़ जाता है, जिसमें वॉलकोट कैपिटल के माध्यम से उसके द्वारा किए गए हर अपराध और धोखाधड़ी की गतिविधि के बारे में जानकारी होती है। छात्रों को सबसे पहले ड्राइव को सुरक्षित रखने वाला पासवर्ड खोजना होगा, जिसे जे और इसाबेला घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ढूंढ लेते हैं। फिर वे पहले ही फाइनेंशियल रजिस्टर से संपर्क कर चुके थे, जो अंततः इस घोटाले पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते कि ठोस सबूत उपलब्ध कराए जा सके। इसलिए अब ये पीटर और उसके समूह पर निर्भर है कि वे वित्तीय रजिस्टर कार्यालय में सबूतों को भौतिक रूप से पहुंचाएं, जो अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि एडम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एडम अभी भी अपने प्रिय मित्र और अब बॉस राष्ट्रपति हेगन के आदेशों पर काम करता है, और वो ये मानने से इनकार करता है कि POUS और FLOTUS भी इस मामले में शामिल है। अंत में सीजन के अंत में पीटर द्वारा गोली मारने की पेशकश से एडम आश्वस्त हो जाता है और वो टीम को जाने देता है। इस प्रकार जानकारी वित्तीय रजिस्टर कार्यालय तक पहुंचती है और अंत में सच्चाई सामने आती है। राष्ट्रपति हेगन और उनकी पत्नी का क्या होता है? जबकि व्यापक भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रपति हेगन और उनके परिवार के खतरनाक जैकब मोनरो के साथ घनिष्ठ संबंधों के बारे में है। इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करने की सच्चाई भी सामने आती है। लेकिन घटना के कुछ हफ्ते बाद राष्ट्रपति हेगन को एहसास होता है कि सीनेट पूरी तरह से उनके खिलाफ हो गई है और मोनरो के डेटाबेस के आम ज्ञान के बाद उन पर लगाए गए सभी आरोपों में उन्हें दोषी पाया जाना है। इसलिए वो खुद को और अपने परिवार को माफ कर देता है और जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पद से हट जाता है, इसके बजाय एक नया मीडिया व्यवसाय शुरू करता है। हालांकि हेगन और जेनी को उनके उच्च पदों से हटा दिया जाता है और अपराधियों के साथ संबंध रखने के लिए संभवतः शर्मिंदा भी किया जाता है, लेकिन वास्तव में उन पर कोई कानूनी आरोप नहीं है, कम से कम अभी के लिए। इस बीच पीटर और उसके दोस्तों को इस तरह के खुलासे को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद आखिरकार उपलब्धि का एहसास होता है। जैबोत्रा कई बार निशाना बनाए जाने के बावजूद अंत तक बच जाता है। वो अब टीवी कार्यक्रमों में दिखाई देता है और विस्तार से बताता है कि उसे धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता कैसे चला और संभवतः इस नई प्रसिद्धि के साथ वो अपना करियर बनाएगा। इसाबेल को भी प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि वो एक पत्रकार है जिसने बड़े पैमाने पर कवरअप की खबर को ब्रेक किया और वो घोटाले के हर पहलू का विस्तार से फॉलोअप लिखती है। चेल्सी भी सुरक्षित है और वो अपने मंगेतर के साथ फिर से मिलती है और वे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पीटर स्लेटन को अकेले जीवन जीना जारी रखना है और वो जल्द ही एक छोटी छुट्टी के बाद नाइट एजेंट के रूप में सेवा करने के लिए वापस आने का वादा करता है। वो अभी भी एक परिवार या प्रेमी को बहुत याद करता है, लेकिन पीटर के लिए इन मामलों में अभी कोई राहत नहीं है। क्या पिता वास्तव में अपने पेशे से सेवानिवृत्त हो जाता है?
नाइट एजेंट सीजन 3 के अंत में जब फ्रेया मायर्स ने एक बार फिर पिता को फोन किया और उसे इसाबेल और पीटर को मारने का काम पूरा करने का आदेश दिया, तो उसने ये कहते हुए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो इस पेशे से पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो रहा है। उस आदमी ने मेयर्स द्वारा उसे काम सौंपने से पहले दिए गए पैसे भी वापस कर दिए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो अपने छोटे बेटे के साथ अपना शेष जीवन शांति से बिताने के लिए तैयार है। आर्स हालांकि सीरीज के अंत में हम देखते हैं कि पिता एक बार में फ्रेया मायर से दोस्ती करता है और फिर उसके पेट में जहर मिलाकर उसे मार देता है। क्योंकि मेयर्स ने उस आदमी को कभी नहीं देखा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से पिता को नहीं पहचानती है, जिसने सावधानी से अपना उच्चारण बदलकर ब्रिटिश कर लिया था, और इसलिए वह उसका निशाना बन जाती है। यह जरूरी नहीं है कि पिता सेवानिवृत्ति से बाहर आया है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद के लिए किसी भी कानूनी परेशानी के जोखिम से बचने के लिए एक निजी काम कर रहा हो। मेयर्स को हटाने से तकनीकी रूप से यह भी पता चलता है कि वो वॉलकॉट कैपिटल के लिए काम कर रहे थे, और इस तरह ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें और उनके बेटे को फिर कभी परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बात की थोड़ी संभावना हो सकती है कि पिता ने किसी और के आदेश पर मेयर्स की हत्या की हो, लेकिन मैं यह मानकर अधिक संतुष्ट हूं कि उसने हत्या केवल अपने रिटायरमेंट की पुष्टि के लिए की है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। लाइक बटन दबाएं और सिनेमा और सीरीज के अपने दैनिक खुराक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिलहाल